Hello students and my dear friends. How to prepare cost sheet and maintain cost records की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड 2 में मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और आज मैं आपको आगे कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ के बारे में इस एपिसोड में डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 में आपको बताया कि डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए उससे रिलेटेड कॉस्ट शीट को कैसे तैयार करना है, कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस है और एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमें क्या किन बातों को ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा किया था। मेरे साथ एक कंपनी के कॉस्ट ऑडिट करने के दौरान एक घटना घटी थी कि कंपनी ने ये बोला कि मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या कॉस्ट शीट बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इसको लेकर के उनके साथ मेरा डिस्कशन भी हुआ और मुझे उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ा और समझाना पड़ा कि CRA1 में जो बात बोल रहा है वही बात आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। इसलिए मैंने एपिसोड 2 में कॉलम वाइज एक कॉलम में CRA1 मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड क्या बात बोल रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में क्या बोल रहा है, उसलिए दोनों को मैंने एक कॉलम में आमने सामने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो CRA1 में जो बात बोला जा रहा है वही बात कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी बोला गया है। तो जब भी आपके साथ भी अगर इस कोई कंपनी बोले या आपके साथ भी इस तरह का कोई सिचुएशन अराइज हो जहाँ पर आपको बोला जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 148 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कहीं भी नहीं बोला गया है, ना ही कॉस्ट कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 में बोला गया। केवल कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये बात बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को जो कॉस्ट ऑडिट करेंगे या कॉस्ट शीट को सर्टिफाई करेंगे या सर्टिफिकेट इशू करेंगे उनको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आपके साथ अराइज हो तो आप इस तरीके से उसको रेफ़र दे सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों के प्रोविजंस को एक जगह ला करके आपके साथ कंपेयर किया और आपको बताने का कोशिश किया कि CRA1 में जो बात बोला गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी सेम। अब आइए मैं आगे आपको और ले चलता हूँ। ये है जब मटेरियल का डिटेल जहाँ हमको देना है तो एवरेज कॉस्ट शीट में यहाँ पर हम देख रहे थे कि मटेरियल कंज्यूम क्या लग रहा है वो उसका अमाउंट लिखना है और रेट पर यूनिट यहाँ पर लिखना है। सिमिलरली प्रोसेस मटेरियल या केमिकल्स का लिखना है। लेकिन जो मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है या प्रोसेस मटेरियल्स या केमिकल्स कंज्यूम हो रहा है तो उसके डिटेल को एक अलग से एनेक्सर का सीट में वहाँ पर इसको डिटेल दिखाना पड़ता है और इसी का टोटलिंग आपका उस मेन कॉस्ट शीट में जाएगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है, जिसका कॉस्ट 5% या उससे ज़्यादा है, तो उस मटेरियल को यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 में भी 10 11 12 ये डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट में कितनी तरह का मटेरियल यूज हो रहा है या केमिकल्स यूज हो रहा है, और उसके कैटेगरी को भी वहाँ मेंशन करना है। वो कैटेगरी इंडिजीनियस है या इम्पोर्टेड है या सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मैट्रिक टन में है या नंबर्स में है या केजीस में है या और अदर मेजरमेंट ऑफ यूनिट में है, और उसका क्वांटिटी कितना कंज्यूम हुआ उस प्रोडक्ट को बनाने में, और रेट पर यूनिट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, करंट ईयर कितना कंज्यूम हुआ और प्रीवियस ईयर भी सेम फिगर देना रहता है। तो इस तरीके से मटेरियल कंज्यूमशन का डिटेल आपको इस सीट में मेंशन करना है, बनाना रहता है, और इसी का टोटल जो मटेरियल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट सीट में जा कर के दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोसेस मटेरियल का इम्पोर्टेंट है, केमिकल्स का इम्पोर्टेंस है। चूँकि कॉस्ट ऑडिट कंज्यूमर प्रोडक्शन का भी काम करता है। जैसे आप अगर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जितने बनते हैं वो केमिकल्स उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है, या
खाने का चीज़ जो बनता है, जैसे मिल्क प्रोटीन है या विटामिन्स है, ड्रग्स इंडस्ट्री है, जो ड्रग्स बनते हैं वहाँ पर केमिकल्स का यूज होता है। तो केमिकल के डिटेल्स को वहाँ पर इस सीट में हम लोग दिखाते हैं और कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ, क्योंकि उनका एक टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है। किसी भी कॉस्मेटिक को या दवा को बनाने में वो एक प्रिस्क्राइब्ड रहता है साइंटिफिक, कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना मात्रा में ही केमिकल यूज करना है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट से गवर्नमेंट को भी समझने में आसानी हो रहा है कि क्या वो उस स्टैंडर्ड को जो प्रिस्क्राइब्ड है कहीं उससे ज़्यादा केमिकल तो यूज़ नहीं किया। अगर वो ज़्यादा केमिकल्स यूज होता है उस प्रोडक्ट को बनाने में और उसको हम कंज्यूम करते हैं खाने में या अपने स्किन पे उसको यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को, हमारी माँ बहनें हाउस वाइफ्स ये सारे इसको यूज करती हैं, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से केमिकल्स का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो वो हार्मफुल होगा और ये फैटल भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट दिया गया यहाँ पर, जो रिक्वायरमेंट है कि जो भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा है या केमिकल्स कंज्यूम हो रहा है उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है, जिसका कॉस्ट 5% या उससे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट है। वो एक कॉस्ट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोसेस मटेरियल क्या है वो भी आप एक समझ लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोल इंडस्ट्री में जहाँ पर कोल वाशरी होता है, जहाँ पर कोयला को धोया जाता है, तो कोल वाशरी में क्या होता है, कोल जो बड़े बड़े कोयला जो माइन से निकलता है उनका साइज बड़ा रहता है। तो पहले तो उसको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद जो जिसमें कार्बन क्वांटिटी कम रहेगा वो कोल थोड़ा हल्का होता है। तो कोल वाशरी में क्या करते हैं, जो अच्छा क्वालिटी का, जिसको हम लोग कोक कोल बोलते हैं, स्टीम कोल बोलते हैं, जो कि आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होता है, वो सबसे पहले छन के निकलता है। और जो भारी रहेगा, जिसमें कार्बन का एस कंटेंट ज़्यादा रहेगा, थोड़ा भारी होता है, तो वो नीचे आ जाता है। तो कोल को क्रॉस करके छोटे साइज में ला करके फिर उसको बहुत बड़ा ऊंचा बिल्डिंग, 8 तला 10 तला ऊंचा बिल्डिंग पर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा वहाँ पर कोयला को पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ से उसको एक चलनी लगा रहता है, उसको छाला जाता है और वाटर का प्रेशर उस पर डाला जाता है और कोयला का सेग्रीगेशन अच्छे से हो। वहाँ पर मैग्नीटाइट पाउडर और अदर्स केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस मटेरियल। इस मटेरियल का उसके क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलेंगे, जिसको उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस मटेरियल का गुण, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस प्रोडक्ट में पास ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मटेरियल के डिटेल को कॉस्ट शीट में दिखाना, और यहाँ पर क्वांटिटी डिटेल भी देना ज़रूरी है, जिससे कि ये कंट्रोल हो पाता है। अब आइए आज हम लोग आगे कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ मीन्स सिग्निफिकेंट इनपुट सच एज पावर, स्टीम, वाटर, compressed air and other the like which are used for manufacturing process but do not form part of the final product। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूटिलिटी जिसका कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो गुण है, वो उसमें फाइनल प्रोडक्ट में पास ऑन नहीं होता, उसमें उसका कंटेंट नहीं पा सकता। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बहुत सारा है। अगर थर्मल पावर है में जाते हैं तो वहाँ पर बॉयलर में पानी को गर्म करके स्टीम तैयार किया जाता है। उस स्टीम को फिर टरबाइन को रोटेट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो कोयला को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करने के लिए कोयला का यूज करते हैं, उसमें आग लगाते हैं। लेकिन कोयला का आप जब इलेक्ट्रिसिटी में कोल का ना कैरेक्टरिस्टिक्स उसका गुण पास हो रहा है, ना पानी का गुण उसमें पास होता है। उसी तरह हम लोग जो कपड़ा यूज कर रहे हैं, हम जो ये शर्ट पहने हैं, ये कैसे बनता है, ये कॉटन से बनता है, रुई से बनता है। कॉटन इंडस्ट्री में क्या, रुई जो कपास बोलते हैं जन आम भाषा में, वो कपास आता है, उसके बड़े बड़े बंडल को फिर हैंडलूम मशीन के द्वारा उसको आपस में लपेट करके धागा तैयार किया जाता है, कॉटन बनाते हैं। कॉटन को फिर उसमें कुछ केमिकल्स मिला करके उसको हार्ड किया जाता है, फिर उसको
बिन करके कपड़ा तैयार होता है। फिर उस कपड़े में जिस कलर का चाहिए कलर का डाई यूज किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीन को चलाने के लिए, हैंडलूम के मशीन को चलाने के लिए पावर का यूज होता है। लेकिन क्या वो बिजली का कंटेंट आपके कपड़े में पा रहे हैं आप? कहीं मिलता है? नहीं मिलता है। उसी तरीके से कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है, पानी का यूज होता है। कंप्रेस्ड एयर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि नट बोल्ट खोलने के लिए वो एक मशीन लगाता है और वो सेकेंड में नट बोल्ट खोल देता है। तो नट बोल्ट कैसे खुलता है? वो नट बोल्ट खुलता है, उस मशीन जो है वो कंप्रेस एयर उसमें यूज किया जाता है। उसी तरह कार को धोने के लिए या कार के नीचे अंडर दी बोनेट के अंदर काम करने के लिए आप देखते होंगे एक बड़ा सा मशीन लगा रहता है कंप्रेस एयर, वहाँ पर कार को वो लिफ्ट करके ऊपर उठाता है। वो लिफ्ट कैसे होता है? वहाँ कंप्रेस एयर का यूज किया जाता है। शुगर इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में कंप्रेस्ड एयर का, स्टीम का यूज किया जाता है। लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो गुण है, वो उसमें पास ऑन नहीं होता है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी को कैसे मेंटेन करना, उससे रिलेटेड प्रोविज़न क्या है? CRA 1 यहाँ पर ये बात बोल रहा है। और इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है। कुछ पॉइंट्स कॉमन आपको मिलेंगे CRA 1 के अदर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ के ट्रीटमेंट में, अदर कॉस्ट के ट्रीटमेंट में, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलग जो अदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। जैसे कि आपका एबनॉर्मल कॉस्ट जो वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं होगा, फाइनेंस कॉस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं होगा। इस तरह से आपका जो भी रिकवरी हो रहा है तो उसको कॉस्ट से घटाना है। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8 पॉइंट जो है वो आपका कॉमन होता है, जो कि हर स्टैंडर्ड में और हर कॉस्ट के ट्रीटमेंट में मिलेगा। तो उसको मैं थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर CRA 1 बोल रहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो कि शो करे कि उसका क्वांटिटी कितना कंज्यूम हुआ और उसका कॉस्ट क्या है, जो मेजर यूटिलिटी सच एज पावर, वाटर, स्टीम एक्सेट्रा। और इस टाइप ऑफ यूटिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? उसको आपको एज ए कॉस्ट सेंटर या सब कॉस्ट सेंटर आपको ट्रीट करना है, और उस कॉस्ट सेंटर में उस यूटिलिटी को जनरेट करने में या प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आ रहा है वहाँ पर उसको एक जगह आपको रिकॉर्ड करना है और फिर उसको आगे अपने कॉस्ट शीट में पास ऑन करना है। तो दैट इज कॉल्ड सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी में अगर उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, ड्यूटीज टैक्सेस लग रहा है, अदर इंश्योरेंस, वाट एवर कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उसके अंदर डेराइव हो रहा है, जो उसके अंदर वो लग रहा है, उसको आपको उसके कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी के कॉस्ट में इंक्लूड करना है और फिर उसको आगे पास ऑन करना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी को या तो वो परचेज करता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा उसका सोर्स क्या होगा, या तो उसका अपना DG सेट होगा, या उसका अपना सोलर प्लांट हो सकता है, या अपना वो एक विंड मिल बना के रखा होगा जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, या वो कैप्टिव कंज्यूम भी कर सकता है, अपना उसका पावर हाउस होगा, वहाँ पर बिजली बना करके उसको कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से जहाँ बिजली बना रहे हैं उसको कॉस्ट को वहाँ पर कम हमको रिकॉर्ड करना है। जैसे कोई अगर बिजली नहीं बना रहा है और वो जो अदर कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है उनसे वो परचेज करता है, जैसे आपको DVC से हम बिजली परचेज कर रही है कोई कंपनी, तो वो बिजली जो परचेज कर रही है तो उसके लिए कंपनी में क्या, वहाँ DVC जो प्रोड्यूस करता है, जो उसको ट्रांसमिट करता है पावर ग्रिड से, जब बिजली चलता है तो उसका वोल्टेज बहुत हाई रहता है। अगर उस सेम वोल्टेज को घर में सप्लाई कर दिया जाए तो घर के अंदर आग लग जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जिस फैक्ट्री के बाहर एक सब स्टेशन तैयार किया जाता है, उस सब स्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर और अदर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट लगे रहते हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज होता है, उसका एक प्रॉपर कंट्रोल किट बना रहता है, स्विच बॉक्स रहता है, स्विच गियर रहता है, और वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो वो आपका एक कॉस्ट सेंटर हो गया परचेज करने का।
तो वहाँ पर जितने सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, अदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, पोल लगा हुआ, तार लगा हुआ है, उसका एक कॉस्ट डेप्रिसिएशन हो गया। हम डीवीसी से परचेज कर रहे हैं तो डीवीसी को पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज पे कर रहे हैं वो एक कॉस्ट आ गया। ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट हो गया। वहाँ पर जो गिट्टी यूज करते हैं उसका कॉस्ट हो गया। और वहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका कॉस्ट हो गया। वहाँ जो मशीन लगा हुआ है उसका कॉस्ट है, उसका डेप्रिसिएशन है। इस तरीके से वो जो सब पावर स्टेशन है उस फैक्ट्री के अंदर वो एक सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कॉस्ट सेंटर हो गया। तीन सारे कॉस्ट को एक साथ एक्यूमुलेट करके तब पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एज ए यूटिलिटी कॉस्ट हमारे पास आ गया। अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। अब वो सप्लाई उसके फैक्ट्री में जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या माइनिंग काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। और उसी बिजली को, उसके वोल्टेज को डाउन करके उसको सप्लाई किया जाता है टाउनशिप में। तो यहाँ पर यूटिलिटी, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी को फिर हमको सेग्रीगेट करना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हो रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर दिखाएंगे। और जितना इलेक्ट्रिसिटी मेरा कंज्यूम हो रहा है टाउनशिप में या ऑफिसेस में, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाकर के दिखाते हैं। इस तरह से आपको उसको असाइन करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा। अगर वहाँ पे मीटर लगा हुआ है तो मीटर के हिसाब से जो कंज्यूम, कितना यूनिट कंज्यूम फैक्ट्री में हो रहा है और कितना टाउनशिप अदर ऑफिसेस में हो रहा है, उस मीटर के बेस पे उसके इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में या में यूज इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, और उसको यूटिलिटी कॉस्ट के अंदर में हम लोग कॉस्ट में दिखाते हैं। और जो टाउनशिप में या ऑफिस में यूज हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर में लेकर उसको शो करते हैं। अगर वो मार्केटिंग डिवीज़न में है या डिस्पैच पॉइंट पे है तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड के अंदर वो चला जाएगा। तो इस तरीके से यूटिलिटी, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी को हम लोग डेराइव करते हैं। उसी तरह दूसरा मेजर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी है वाटर। अब वो हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, तो वाटर का भी अपना कॉस्ट होता है। आप वाटर अगर परचेज करते हैं, जैसे डीवीसी से वाटर परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर डीवीसी का एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ कि दामोदर नदी से जो भी पानी बहेगा उसका जो यूज करेंगे तो उसके लिए डीवीसी वाटर का चार्ज करता है। प्लस फिर उस वाटर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीट किया जाता है। नदी से या कहीं से भी हम पानी रॉ वाटर ला रहे हैं उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद उसका वहाँ पर उसका कॉस्ट ऐड होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कॉस्ट ऐड होगा। तो कौन कौन सा ऐड हो गया? एक हो गया जो हम परचेज कर रहे हैं उसका कॉस्ट हो गया। सेकेंड हो गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको साफ़ करने के लिए फिटकरी या अदर मटेरियल यूज करते हैं उसका कॉस्ट हो गया। वहाँ जो मशीन लगा हुआ, बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ इलेक्ट्रिक का, उसका कॉस्ट हो गया। उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, बड़ा बड़ा कुआँ बना हुआ रहता है वहाँ पर, जहाँ पर वाटर को साफ़ करके बाद वहाँ पर प्रिजर्व करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका कॉस्ट हो गया। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आपका एक सेपरेट कॉस्ट सेंटर हो गया। तो वहाँ पर जितने भी कॉस्ट इंक्लूड हुआ उसको वहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। तीन सारे कॉस्ट को उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर अगेन लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को भी सेग्रीगेट किया जाता है कि कितना वाटर मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं और कितना वाटर हम टाउनशिप और अदर ऑफिस में हम सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ भी मीटर लगा रहता है, मीटर के हिसाब से आपको क्वांटिटी पता चल जाएगा। और फिर सेपरेटली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वाटर यूज कर रहे हैं उसको हम यूटिलिटीज़ के अंदर दिखाएंगे, और टाउनशिप और ऑफिसेस में ये यूज कर रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और अदर ओवरहेड्स में उसको लेकर के जाएंगे। इस तरीके से यूटिलिटी का कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, डेराइव करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी मैंने सेम कंपेयर किया हुआ है कि CRA 1 में क्या बोल रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोल रहा है। तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर जॉब कर रहे हैं या आपको कॉस्ट बना रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो आप खुद से इस तरीके से सेपरेट कॉलम बना सकते हैं और आप कॉस्ट में और कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करने में, कॉस्ट ऑडिट में आपको ये हेल्प करेगा।
अगर हम खुद से यूटिलिटी जनरेट कर रहे हैं और उसको आउटसाइड पार्टी को बेच रहे हैं तो यहाँ पर उस यूटिलिटी का कॉस्ट उसी तरह से निकालेंगे जैसे एक जनरल हम एक फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन का निकालते हैं। सेम प्रोसेस है उसका कॉस्टिंग निकालने के लिए। फाइनेंस कॉस्ट जो इनकर्ड होगा वो दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट यूटिलिटी का पार्ट नहीं होता है। कोई अगर सब्सिडी और इंसेंटिव मुझे मिल रहा है तो उसको हम कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी से माइनस हटा देंगे। कोई पेनाल्टी या डैमरेजेस अगर पे कर रहे हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को तो डैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। एनी चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो आपको डिस्क्लोज करना होगा क्यों इसको चेंज किया गया है। प्रेजेंटेशन जो भी मेजर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी है उसको कॉस्ट शीट में सेपरेटली आपको प्रेजेंट करना होगा। लाइक स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कॉम्प्रेस्ड एयर एंड अदर्स। तो सेपरेट उसको शो करना है, उसका सेपरेटली कॉस्ट डिराइव करेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। और आपको डिस्क्लोजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट रिकॉर्ड के या कॉस्ट शीट के फुटनोट में डिस्क्लोजर देना है। वो इम्पॉर्टेंट है किस बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया कॉस्ट को, एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, एपोर्शन कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सा मेजर यूटिलिटीज़ है, वो सप्लाई हम कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं, कैप्टिव कंज्यूम कर रहे हैं। तो कैप्टिव कंज्यूम अगर कर रहे हैं तो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से डिराइव किए हैं या नहीं किए, इन सारे बातों को आपको डिस्क्लोज करना होगा। और इसका भी डिटेल्स इस तरीके से कॉस्ट और एक ऑडिट के एनेक्सर के साथ जो लगाते हैं उसमें यहाँ पे डिटेल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटिलिटीज़ को डिटेल दिया जाता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टीम यूज हुआ, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का किलो वाट आवर होता है, वाटर का लीटर है, स्टीम है, इस तरीके से। और यहाँ पर उसका क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ, रेट पर यूनिट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है। इस तरीके से इन यूटिलिटीज़ के टोटल कॉस्ट को कॉस्ट शीट में अंडर यूटिलिटीज़ शो करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी को डिराइव करना किया जाता है। अगले वीडियो में मैं बैलेंस जो कॉस्ट आइटम्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। और मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से CRA1 और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट 99.99% सेम है। और उस अगर कहीं ये क्वेश्चन रेज होता तो आपको क्या रिप्लाई करना है और हाउ टू यूटिलाइज CRA1 के हिसाब से आप कैसे कॉस्ट शीट को डिज़ाइन करेंगे, ये सारे बातें मैंने आपको बताया। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले आइटम के साथ आपके सामने आऊँगा जल्द ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू।